जब कैकोबाद शासक बना तो उसके काल में समाना का गवर्नर, समाना इधर था, ओके, इस जगह में था। समाना का गवर्नर था जलालुद्दीन खिलजी, ओके। जलालुद्दीन खिलजी को उसने शाइस्ता खां की उपाधि दी, उसकी वीरता के कारण वह काफ़ी योग्य था, इसमें दो मत नहीं है। उसके बाद कैमर्स शासक बना, लेकिन उसे हटाकर अंततः जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया और वह सुल्तान बना, ओके। विरोध विरोध हुआ, वो सब मुख्य परीक्षा का चीज़ है, उस पर हम लोगों को ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ था जो तुर्क का एक अधिकार चला रहा था। ऐसे रजिया सुल्तान के द्वारा कुछ गैर तुर्कों की नियुक्ति की गई थी अमीर वर्ग में, ओके, जिसके कारण काफ़ी लोग उसके विरोधी भी हो गए थे, तुर्कानी चहलगानी वाले जितने भी थे। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर एक क्रांति था, क्योंकि अब तुर्की का एक अधिकार समाप्त हो चुका था। खलजियों का ये भी उसी क्षेत्र के थे, लेकिन तुर्क नहीं थे खलजी, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें जो शुरुआती दौर में अगर इनके एग्जाम्पल्स आप देखें तो बख्तियार खिलजी एक था, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया, पहली बार किसी सुल्तान के द्वारा कहा गया कि शासन जो है शासितों की इच्छा पर होने चाहिए, न कि शासक के इच्छा पर। जलालुद्दीन खिलजी 70 साल की उम्र में सुल्तान बना था। इसने दिल्ली में अपनी एक राजधानी बनाई, किलोखोरी, ओके। किलखोरी को राजधानी बनाने के बाद इसके काल का जो अन्य प्रमुख घटनाएं हैं, तो उसमें मंगोलों का आक्रमण हुआ 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और इसमें 4000 मंगोलों को इसने गिरफ्तार कर लिया था। और उससे उन सारे मंगोलों को यह क्या करता है कि मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर कर देता है और उससे दिल्ली में ही उन्हें बसा देता है। इसे नवीन मुसलमान की संज्ञा दी गई है। जलालुद्दीन खिलजी 1292 में मालवा और 1296 में देवगिरी का अभियान करके लौटता है। तो उसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अली गुस्सस पहले कहा जाता था, कड़ा का गवर्नर था। कड़ा मीन्स इलाहाबाद के पास, ओके, यहाँ पर कड़ा का गवर्नर था। वह उसकी हत्या कर देता है और सत्ता पर कब्जा कर लेता है। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने गलत तरीका से सुल्तान बना था, इसलिए जितने भी अमीर वर्ग थे, उमरा वर्ग थे, उलेमा थे, उन सभी को प्रसन्न करने के लिए खुले हाथों से सोने चांदी पैसों का दान करता है उन लोगों को अपने पक्ष में करने का, और वह सफल भी रहा। अलाउद्दीन खिलजी अगर देखा जाए तो न सिर्फ खिलजी वंश का बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था। सबसे महान आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने साउथ इंडिया पर भी अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान को अगर देखा जाए तो उसके लिए आपको सूत्र याद कर लेना है, GRCMDVDM, ओके। G फॉर गुजरात, R फॉर रणथंभौर, C फॉर चित्तौड़, M फॉर मालवा, D फॉर देवगिरी, V फॉर ब्रांगल, D फॉर द्वार समुद्र, M फॉर मदुरई, ओके। यानी कि पांड्य राजाओं पर जो अटैक हुआ था। तो पहला अटैक जो आपका होता है, इसमें 2-2 साल का डिफरेंस आप कर सकते हैं याद करने के लिए। 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313 याद हो जाएगा तुरंत। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया तो उस समय वहाँ का शासक था रायकर्ण। तो रायकर्ण तो पराजित हो गया, तो वह अपनी पुत्री देवल के साथ वह देवगिरी राज्य में शरण लेता है। लेकिन उसकी पत्नी जो थी कमला, वह गिरफ्त में आ जाती है और उससे दिल्ली ले जाया जाता है। मलिक जहाँ की उपाधि के साथ उससे विवाह कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से गुजरात विजय आपका हो चुका था। देखिए, विजय का जो आपका इधर इस इलाका को इसलिए जीत रहा था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उससे साउथ की ओर जाना था। क्लियर? गुजरात में वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था, बल्कि उलुग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में उसकी सेना गई थी। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए तो गुजरात के एक हिजड़े मलिक काफूर को वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया था। लेकिन उसमें इतनी योग्यता देखी अलाउद्दीन खिलजी ने कि उसे साउथ के अभियानों के लिए सेनापति नियुक्त कर दिया था। चलिए रणथंभौर पर आते हैं। रणथंभौर पर जो है अलाउद्दीन की सेना का अटैक हुआ 1301 ईस्वी में, और नुसरत खां जो है आपका इसका सेनापति था इस आक्रमण का। हालांकि रणथंभौर का किला इतना मजबूत था कि विजय नहीं प्राप्त हो पा रहा था,
और इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को खुद भी यहाँ पर आना पड़ा था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था एक अकत खां, इसी दौरान उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, हालांकि वह सफल रहा और उसी की हत्या हो गई फिर। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का आगमन होता है तो रणथंभौर पर विजय आसानी से हो जाती है और यहीं पर अमीर खुसरो ने सबसे पहले जौहर व्रत देखा था, जो हम्मीर देव यहाँ के शासक थे, वहाँ उनकी रानियों की। ठीक है, अगला जो आपका है चित्तौड़, क्लियर, ये अगला अटैक था 1303 में। यहाँ का शासक था रतन सिंह। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अटैक किया गया था, लेकिन ये सब साहित्यिक बातें हैं, इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को साउथ इंडिया का रास्ता क्लियर करना था ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए चित्तौड़ को भी पराजित करना जरूरी था। ठीक है, जो भी आपने फिल्म वगैरह में देखा है पद्मावती फिल्म में, वो सब पूरी तरह से गलत था। अलाउद्दीन के बारे में जिस तरीके से दिखाया गया था वो शासक नहीं था। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास से सब चीज़ के लिए शायद ही फुर्सत होता होगा। ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य का एक शासक था, सुल्तान था, ऊपर से हमेशा युद्धग्रस्त रहने वाला, शायद इन छोटी मोटी बातों से के लिए उनके पास समय ही नहीं होता होगा। चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद जो अगला था आपका मालवा, क्लियर, मालवा पर अटैक कर वहाँ पर जो राय मल्हम देव शासक था उसकी जगह एन उल मुल्क मुल्तानी को शासक बना दिया गया। इस प्रकार उत्तर भारत के अधिकांश ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ सके थे दिल्ली सल्तनत के, उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीत लिया गया। अब साउथ अभियान की जिम्मेदारी दे दी गई मलिक काफूर को। उसमें पहला अटैक था देवगिरी, रामचंद्र यहाँ का शासक था। अब माना जाता है कि गुजरात का जो शासक था रायकर्ण, उसको चूंकि इसने संरक्षण दिया था इसलिए अटैक किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अगर संरक्षण नहीं भी देता तो उस पर अटैक होना ही था। ओके, लेकिन रामचंद्र के साथ उसने थोड़ा सा सॉफ्ट उदारता के साथ व्यवहार किया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि उसे राय रैयान की उपाधि दी, 1 लाख टंका का उपहार भी दिया और छत्र, शासन का छत्र भी प्रदान किया, एक नवसारी का किला भी प्रदान किया। ये चारों चीज़ जो है यहाँ के शासक को, देवगिरी के शासक को प्राप्त हुआ। कारण आप खुद समझिए, अभी मैंने समझाया जिस ढंग से रास्ता चाहता था चित्तौड़, गुजरात, मालवा, रणथंभौर को हरा करके, उसी तरीके से आगे जाने का रास्ता यही था। ठीक है, देवगिरी। तो इसके साथ दोस्ती करके एक सैन्य बेस वहाँ पर बनाया जा सकता था, यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता था, क्योंकि इधर था वारंगल और नीचे जो था द्वार समुद्र और नीचे था पांडे। क्लियर, रामेश्वरम तक अटैक किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि देवगिरी के साथ क्यों सॉफ्ट व्यवहार किया गया था। अब चलिए, उसके बाद मलिक काफूर क्या करता है, वारंगल चला जाता है। तेलंगाना में भी है। वारंगल में जो समय शासक था प्रतापरुद्र देव सेकेंड था शासक। तो यहाँ पर वारंगल अटैक में आपका यही ध्यान देना है, याद करने लायक जो चीज़ है वह है आपका कि यहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो अभी ब्रिटेन के राजमहल में है। इसी वारंगल से प्राप्त हुआ था प्रतापरुद्र देव से अलाउद्दीन खिलजी को। ओके, वहाँ से वो चला जाता है वारंगल से द्वार समुद्र। ठीक है, फिर पांडे के पास चला जाता है मदुरई। द्वार समुद्र में वीर बल्लाल शासक था और मदुरई में वीर पांडे और सुंदर पांडे था। इन लोगों ने बहुत ही सरलता से जो है मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक दूरदर्शी शासक था और वह साउथ इंडिया पर नियंत्रण करने के बारे में, डायरेक्ट कंट्रोल करने के बारे में ऐसा उसका कभी कोई विचार ही नहीं रहा। ठीक है, उसका जो मूल उद्देश्य था साउथ इंडिया पर अटैक करने का, वह था पूरी तरह से धन की प्राप्ति, लूटपाट। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। तो थे अलाउद्दीन खिलजी का विजय, किस तरीके से उसने विजय प्राप्त की भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। अब उसके द्वारा जो सुधार कार्य किए गए तरह तरह के, उस पर हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में पहले संशोधन में अगर आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा था जिसने चेहरा और दाग प्रथा चलाई थी। चेहरा प्रथा में चेहरा के बारे में पूरी जानकारी सैनिकों की रखी जाती थी ताकि उसकी जगह कोई और लड़ाई वगैरह नहीं कर सके। और दाग प्रथा में घोड़ों को दागा जाता था
ताकि पता चले कि कौन से राजकीय घोड़े हैं। ओके, घोड़ों को बदला नहीं जा सके। नगद वेतन देने की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई सैनिकों को। ठीक है, नगद वेतन की परंपरा समाप्त प्राय हो चुकी थी, जमीन वगैरह ही दिया जाता था। अस्थाई सेना रखा। ओके, 3 लाख सैनिकों की नियुक्ति की। अस्थाई सेना रखने वाला, यह समझ लीजिए तो एक बहुत ही विशाल अस्थाई सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन टारगेट था वह विद्रोह पर नियंत्रण, इसके लिए प्रशासनिक सुधार किए। इससे लगता था कि जो अमीर लोग होते हैं, जो अधिकारी वर्ग, उम्रा वर्ग के लोग होते हैं, वो आपस में जब वैवाहिक संबंध बनाते हैं, सामाजिक समारोह करते हैं, वहीं पर षड्यंत्रों की योजना बनती है। इसलिए इसमें सामाजिक समारोह पर रोक लगा दिया गया। जो उम्रा वर्ग थे उनके बीच वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दिया गया। कर मुक्त भूमि जिनके जिनके पास थी सभी को इसने जब्त कर लिया। गुप्तचर प्रणाली को बहुत ही सुसंगठित किया। इसके अलावा शराब बंदी भी कर दी गई सार्वजनिक स्थलों पर। ठीक है, ये प्रयास थे प्रशासनिक सुधार। बाजार सुधार भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसने दाम को, कीमत को फिक्स किया गया। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य इसका सैन्य था कि सैनिकों को वह कम वेतन देना चाहता था, इसलिए मूल्य को उसने नियंत्रित किया। ओके, इसमें जो बाजार थे वह अनाजों के बाजार थे और कपड़ों के बाजार थे। कपड़ों के बाजार को सराय अदल कहा जाता था, जिसका मुख्य अधिकारी राय परवाना होता था। अनाजों का व्यापार को जो है आपका सहना ए मंडी कहा जाता था, जिसका मुख्य अधिकारी सहना होता था। उसके अलावा गुलामों और मवेशियों के भी बाजार थे, जिसमें अलग अलग श्रेणी के गुलाम और मवेशी मिलते थे। मुख्य परीक्षा का चीज़ है, उनके अलग अलग मूल्य होते थे। और सारे के सारे बाजार पर नियंत्रित करने के लिए इसने एक नया पद क्रिएट किया, दीवान-ए-रियासत। दीवान-ए-रियासत ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसने कृषि के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। पहला तो इसने टैक्स को 50% कर दिया। वास्तविक उपज पर टैक्स लगाने वाला यह पहला सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। और यह 50%, इतना अधिक टैक्स आप सोच रहे होंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया। कुल उत्पादन का 50% तो संभव था, क्योंकि इसने अन्य कई प्रकार के करों को जो है माइनस कर दिया। इसका जो खुद मुकद्दस या अमीर होते थे, जो पंचायत लेवल पर या प्रांत लेवल पर ऐसे जो जमींदार किस्म के लोग होते थे, जो मीडिएटर का कार्य करते थे, वो बहुत सारे मनीज जो है टैक्स को जो है अपने जेब में रख लेते थे। उन पर इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उन पर विशेष रूप से नियंत्रित किया गया था। इसलिए घारी और चारी नामक करों को हटा दिया था। घारी का अर्थ है घरों पर कर, चारी का अर्थ है चारवाह पर कर। ठीक है, इन सभी को मीडिएटर ही लगभग खा जाते थे। उसके अलावा हक ए खूती, किस्मत ए खूती को भी खत्म कर दिया। जो भी जमींदार किस्म के लोग होते थे नीचे, जिसके पास अधिक जमीन होते थे, तो ये हक ए खूती, एक विशेष पार्ट उपज का वो भी लेते थे नियम से। उसे कहा गया हक ए खूती। किस्मत ए खूती रिश्वत के रूप में जब लेते थे, उसे किस्मत ए खूती कहा जाता था। ठीक है, तो इस सारे को खत्म कर दिया। भूमि मापन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो था पहला सुल्तान था। और भूमि की माप की इकाई जो इसकी थी विस्वा थी। भू राजस्व के महत्व को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान-ए-मुस्त-खराज नामक एक विभाग का बनाया गया। ठीक है, ये बकाया राशि वगैरह का भी वसूली करता था, जो लगान वगैरह में होता था कि जो बकाया वगैरह रह गया है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खुम्स नामक एक कर में। ठीक है, खुम्स जो कर होता था, जब सैनिक कहीं युद्ध अभियान में जाते थे दिल्ली सल्तनत में, तो जितना भी धन राशि प्राप्त होता था उसमें 4/5 भाग सैनिकों का होता था और 1/5 भाग राज्य का होता था, शरीयत के अनुसार, इस्लामी शरीयत के अनुसार। लेकिन इसको उलट दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, खुम्स को जो शरीयत के अनुसार कहा गया था उसको पूरी तरह से उलट देता है। यानी कि अब 4/5 भाग जो है सरकारी खजाने में जमा होगा और 1/5 भाग जो है वह सैनिकों को मिलेगा। निश्चित रूप से यह इस्लामी नियमों को कट्टर तरीके से मानता था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं खुम्स वाले में शरीयत के नियमों को इसने उलट दिया। इसलिए मैं शुरू से यह कह रहा हूँ कि आर्थिक तत्वों पर विशेष ध्यान दीजिए, इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता है। ओके, कुछ और जान लेते हैं
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की कई इच्छाएं थीं जो अधूरी रह गईं। जैसे उसकी इच्छा थी सिकंदर की तरह विश्व विजयी बनने की, जो संभव नहीं हुआ उसके जीवन काल में। इसे भी बहुत कम समय तक हो रहा था, मात्र 20 ईयर्स तक ही रहा था। और दूसरा जो था कुतुब मीनार से भी ऊंचा मीनार बनाना, वह भी पॉसिबल नहीं हुआ। तीसरा जो था एक नया धर्म चलाना, ठीक है। उसने यहाँ तक कि अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया था, ओके। और जो उसके 4 योद्धा थे, उलुग खां, जफर खां, अल्फ खां और नुसरत खां, इन्हें पैगंबर मोहम्मद के 4 योद्धाओं की तरह घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस योजना को बाद में उसने वापस ले ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का पतन बहुत तीव्रता से हुआ। मलिक काफूर किंग मेकर बनने का प्रयास किया। शहाबुद्दीन उमर को पहले उसने शासक बनाया, बाद में खिज्र खां की आंखें निकलवा दी। तरह तरह से वो प्रयास कर रहा था कि इस बीच मुबारक शाह खिलजी के द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसने किसी खलीफा से मान्यता नहीं लिया, स्वयं को ही घोषित कर दिया। और स्वयं का जो उपाधि लिया अल वासिक बिल्लाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वैधानिक में इल्तुतमिश आएगा और स्वयं को किसने खलीफा घोषित किया, उसमें जो है मुबारक शाह खिलजी आएगा। उसका मंत्री था खुसरो शाह, जो वास्तव में गुजरात का हिंदू था। उसने सत्ता पर कुछ दिनों के लिए कब्जा किया था, लेकिन खुसरो का शासन बहुत दिन तक नहीं चला, क्योंकि दीपालपुर का एक गवर्नर था गियासुद्दीन तुगलक। उसने उसकी हत्या कर सत्ता पर कब्जा कर ली और वह तुगलक वंश का संस्थापक बना। गियासुद्दीन तुगलक जो था, उसका मानना था कि जनता पर करों का अधिक बोझ नहीं देना चाहिए, बल्कि राज्य को आय के अन्य साधन स्वयं खोजने चाहिए, ओके। नहर निर्माण करने वाला वह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा उसने अलाउद्दीन खिलजी के मसाहत को समाप्त कर दिया और जो किस्मत ए खुती और हक ए खुती अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था, उसमें हक ए खुती को वापस कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनी एक राजधानी दिल्ली के पास विकसित की गई, जिसे तुगलकाबाद कहा गया। गियासुद्दीन तुगलक अपने शासनकाल में एक बार वारंगल अभियान गया और दूसरी बार बंगाल अभियान गया। दोनों जगह उसको जीत मिली। वारंगल का नाम उसने सुल्तानपुर कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटा तो देवगिरी का गवर्नर था जौना खां, जो उसका पुत्र था, जो बाद में आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप उसके रूप में उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। उसने उसकी संभवतः हत्या कर दी। हालांकि बरनी का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या नहीं की थी, लेकिन बाकी जितने भी उस समय के इतिहासकार हैं, ठीक है, इसामी हों, इब्न बतूता हों या बाद के अबुल फजल हों, ठीक है, सभी का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही उसकी हत्या की गई थी। तो इसका जो शासनकाल आपका रहा 1320 से 1325 तक, और 1325 से 1351 तक बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। निश्चित रूप से इसकी शख्सियत जो थी कुछ अलग थी। पूरे सुल्तानों में जितने भी दिल्ली सल्तनत के अलग अलग वंश के सुल्तान थे, उसमें कुछ अलग किस्म का था। और कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा और सबसे विद्वान सुल्तान था पूरे दिल्ली सल्तनत का, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की इसमें कहीं ना कहीं कमी था, जिसके कारण यह अपने योजनाओं में पूरी तरह से असफल रहा और पूरे शासनकाल में कहीं ना कहीं से परेशान रहा और दिल्ली सल्तनत पतन की ओर अग्रसर हुआ। यहाँ पर मैं एक चीज़ शुरू से बताता चला रहा हूँ। प्राचीन भारत में भी मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में जिसने भी डायरेक्ट कंट्रोल करने का प्रयास किया उसका पतन शुरू हो गया, और यही गलती कर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी को भी आपने देखा, उसने दूरदर्शिता अपनाते हुए केवल लूटपाट करके दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, लेकिन इसने करने का प्रयास किया, जो इसके लिए एक जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत निर्णय था। तो चलिए इसके योजनाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो इसका था राजधानी परिवर्तन। तो साउथ इंडिया में इसका नियंत्रण का जो सपना था, जिसके कारण वह दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी को ही दौलताबाद कहा जाता है, दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया और अजीब अजीब आदेश दिए गए सुल्तान के द्वारा। सारे लोगों को लाया गया, बहुत
ज़्यादा खर्च तो हुआ ही, लोगों को परेशानियां भी हुई, लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद इसे रिटर्न किया गया दौलताबाद से दिल्ली। ठीक है, भारी आर्थिक नुकसान हो चुका था। एक अगला निर्णय जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, वह था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अभी जो आप देखते हैं वो सारे टोकन करेंसी हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है किसी भी मुद्रा के मूल्य कि 100 रुपया है, 500 है, 2000 रुपया है, वो वास्तव में उसका मूल्य उतना नहीं होता है। तो उस समय ऐसा संभव नहीं था क्योंकि मानक नहीं थे, तकनीक नहीं थे। फिर भी चीन के जो आपके कुबलाई खान थे और ईरान के गाय खातू, इनसे प्रेरणा प्राप्त कर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्णय लिया गया कि वह भी दिल्ली सल्तनत में जो है सांकेतिक मुद्रा चलाएगा। उसने कांसा का मुद्रा जो है जारी कर दिया और उस पर उस कांसे का जो मूल्य होता है उससे ज़्यादा मूल्य लिखवा दिया कि इतना मूल्य का होगा। लेकिन तकनीक तो उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, घर घर जो है टकसाल बन गए, बर्नी कहता है। ओके, तो इस योजना को भी वापस लेना पड़ा और इसमें भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उसके बाद खुरासान अभियान, खुरासान अभियान के लिए इसने 3 लाख सैनिकों की नियुक्ति कर दी थी और 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया था। और खुरासान अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मंगोल और मिस्र के शासकों के साथ समझौता किया गया था, लेकिन यह राजनीतिक स्थिति वहाँ पर मध्य एशिया का परिवर्तित हो गया, जिसके कारण खुरासान अभियान नहीं हो पाया, तो भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक था आपका कराचिल अभियान उत्तराखंड में, ठीक है, चीन का प्रभाव रोकने के लिए उस क्षेत्र में। सोच अच्छी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था। तो कराचिल अभियान में 10,000 सैनिकों को भेजा गया और कुछ ही सैनिक वहाँ पर जीवित लौट पाए, क्योंकि यहाँ का कंडीशन आप उत्तराखंड का जानते हैं, पहाड़ पर्वत, मौसम बहुत ही कठोर है, प्रतिकूल है। ठीक है, तो ये भी आपका सफल रहा। द्वाब में कर वृद्धि, द्वाब मीन्स गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, द्वाब में कर वृद्धि, और उस समय बहुत ज़्यादा उपज नहीं था, अकाल चल रहा था। 50% जो आपका जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 50%, इसने भी 50% टैक्स लगा दिया। कृषकों का भारी विद्रोह हुआ, बाद में इस निर्णय को भी वापस लेना पड़ा। उल्टे तकावी ऋण देना पड़ा कृषकों को, जो है बीज वगैरह खरीदने के लिए। तकावी ऋण को आप कृषि ऋण के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में और भी कई प्रयास इसके रहे, जैसे दीवान कोही यानी कि कृषि का विभाग, और आमिर कोही मैंने कृषि विभाग से संबंधित मंत्री अधिकारी हो गए। ठीक है, तो इसका जो काम था बंजर भूमि का विकास करना था। आमिर कोही, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का एक बहुत ही बड़ा योगदान था कृषि के क्षेत्र में। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी इसका ठीक ठाक योगदान रहा। इसने उलेमा वर्ग को भी न्याय की परिधि में लाया, और खुतबा जो पढ़ा जाता था उस समय अलग अलग राजवंशों में, मुस्लिम राजवंशों में ये सिस्टम था कि शुक्रवार को खुतबा पढ़ा जाता था, यानी कि जितने भी पहले के शासक हैं जिनको वह राजवंश मान्यता देता है, तो उसका नाम भी लिया जाता है उस खुतबा में, जिस दिन अजान पढ़ा जाता है शुक्रवार को। ठीक है, तो वहाँ से उस खुतबे से खलीफा का नाम ही हटा दिया, यानी कि उसने कहा खलीफा को हम मान्यता नहीं देते हैं। तो स्थिति और जो है खराब हो गई, काफ़ी लोगों ने आलोचना किया। कोई भी नया परिवर्तन का आज भी आप देखते हैं, जैसे कृषि से संबंधित कानून ही है, उस पर थोड़ा परिवर्तन हुआ तो भारी विरोध हो रहा। तो उस समय भी भारी विरोध हुआ था कि खलीफा से तुम मान्यता कैसे नहीं लोगे, है ना। तो अंततः उसे फिर लेना पड़ा, और उस समय जो खलीफा का पद था मिस्र के पास था, तो मिस्र के अब्बासी खलीफा से उसने जो है मान्यता प्राप्त की, और इस आलोचना से किसी तरह से बच सका। वह अन्य धर्मों के गुरुओं के साथ भी धार्मिक चर्चाएं किया करता था। जब अकबर में पढ़ाऊँगा इबादत खाना, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगा। तो एक जैन संत का नाम आता है जिससे उसका काफ़ी ही करीबी रिश्ता था, जिन प्रभा सूरी। यह भी क्वेश्चन जो है प्रारंभिक परीक्षा में आया करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिनार और अधली चलाया गया। दिनार जो था स्वर्ण सिक्का था, ठीक है, अधली मिश्रित धातुओं का सिक्का था। दिनार 200 ग्रेन का था और अधली 140 ग्रेन का था। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन तो आप समझ ही रहे हैं, आर्थिक स्थिति साम्राज्य का कमज़ोर हो चुका था इसके गलत निर्णयों के कारण, जिसके कारण सीमांत क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी, और उससे कई राज्यों का उदय का मार्ग जो है भविष्य में प्रशस्त हुआ, जिसमें कुछ प्रमुख पर मैं चर्चा कर देता हूँ, उससे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
उसमें पहला जो है किसलू खां के द्वारा लाहौर, मुल्तान और उच्छ में, ओके, लाहौर, मुल्तान और उच्छ में 1328 ईस्वी में उसने विद्रोह कर दिया। दूसरा जो आप देखते हैं 1335 ईस्वी में मदुरा जो था साउथ में, ये पूरे दक्षिण भारत को इसने लगभग अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो मदुरा में 1335 में अहसान के द्वारा विद्रोह किया गया, वहाँ पर मुस्लिम राजवंश की मदुराई में स्थापना हुई सुदूर दक्षिण भारत में। उसके अलावा 1336 में प्रलय नायक और कापई नायक के द्वारा विद्रोह किया गया, जो विजयनगर साम्राज्य का नींव जो है बना और हरिहर बुक का पहला शासक बना। ये था आपका 1336 से 1335। और दक्कन क्षेत्र में बहराम शाह ने 1347 में विद्रोह किया, जो बाद में बहमनी साम्राज्य के रूप में आप जानते हैं। तो साउथ का दो प्रमुख साम्राज्य हुआ, बहमनी और विजयनगर। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान ही क्रिएट हुआ। इसके नीतियों के कारण कि वह दक्षिण भारत में प्रसार करने की कोशिश किया, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। एक और घटना जो है मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाया करता है। 1347 में दिल्ली में प्लेग फैल गया था, तो इसे आना पड़ा था कन्नौज। ओके, दिल्ली से कहाँ आना पड़ा था? कन्नौज में स्वर्गधारी नामक स्थान पर वह लंबे समय तक रहा था, जब तक कि प्लेग वहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। और 1351 में थट्टा नामक स्थान में, इस जगह है थट्टा सिंध में, ओके, थट्टा नामक स्थान में सिंध में एक विद्रोह को दबाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है 1325 से 1351 तक चला।